क्या कारगिल जंग भारतीय फौज का बहुत बड़ा ब्लंडर था? कुछ हमारे सेना में जो ऊंचे जर्नैल थे, क्योंकि उनका एक ब्लंडर हुआ कारगिल। देखें, कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स इन कारगिल। कारगिल जंग भारतीय फौज का ब्लंडर कैसे था? कारगिल जंग का वो कौन सा हीरो है पाक फौज का जिसकी तारीफ विक्रमजीत सिंह ने की? कारगिल जंग से भागने वाले भारतीय फौजी अफसरान कौन कौन थे, देखिए इस वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट अभी कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पे मिल सके, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है। वेलकम विक्रमजीत सिंह, कैसे हैं आप? कारगिल जंग को 25 साल हो गए और आप भारत की तरफ से सिर्फ एक वाहिद सहाफ़ी थे जो 2 बार 15,000 की बुलंदी पर गए जहां ये जंग हो रही थी। बटालिक सेक्टर जो सबसे मुश्किल तरीन सेक्टर था, वो कवर करने वाले आप वाहिद भारतीय सहाफ़ी थे। इस जंग के 25 साल का तजुर्बा कर लेते हैं कि ये जंग पाकिस्तान जीता या भारत, तो आप बताएं आपको कैसे पता चला? क्या ये वाकई भारतीय फौज का सबसे बड़ा ब्लंडर था? वेरी वेल, आप सुनाइए। देखिए, कारगिल युद्ध के बारे लोगों को एक नैरेटिव सा फीड किया गया है कि इस दिन ये हुआ, इस दिन वो हुआ। जो मुझे लगता है कुछ हमारे सेना में जो ऊंचे जर्नैल थे, क्योंकि उनका एक ब्लंडर हुआ कारगिल, कितने बड़े फ्रंटियर में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इतनी गहराई में आके बैठ गए और महीनों से बैठे हुए थे। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स ऑफिसर आए, पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ थे जनरल मुशर्रफ, वो 3 किलोमीटर अक्रॉस LOC आके मशको सेक्टर में गुलतरी नाला के साथ .4368 है, उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अपनी बेस बनाई थी। तो जनरल मुशर्रफ अपने 3 और जर्नैल लेके वहाँ के रात रहे 28 और 29 मार्च 1999 पर। भारत में पता है इस चीज़ का सबको? मेरे पास फ़ोटो भी है, मैंने अभी एक अपने अखबार में जिसके लिए मैं काम करता हूँ उसकी मैंने फ़ोटो छापी। जनरल मुशर्रफ हमारी टेरिटरी में 3 किलोमीटर अक्रॉस और उनके साथ उनके जर्नैल बैठे हुए। तो ये क्योंकि हमारा ये ब्लंडर रहा कारगिल, तो एक नैरेटिव सा चलाया गया है जिससे ये चीज़ें छुप जाती हैं। तो मुझे सबसे पहले जो इसकी इंडिकेशन आई वो मई 6 को तुर्तुक सेक्टर में हमारा एक लैंस नायक खड़क सिंह 12 जाट पलटन है वो थी, वो शहीद हुए, उनको गोली लग गई। और वो चीज़ जो था, इन्होंने आर्मी ने पूरी बात बताई नहीं कि वो क्यों मरे। उस वक्त आप वहीं थे? मैं श्रीनगर में पोस्टेड था उस टाइम, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए, और 1997 अक्टूबर से मैं श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग थी। तो 97 से मैं वहाँ था। 99 में कारगिल का युद्ध शुरू हुआ मई में। बहुत सारी बातों का लोगों को आपके पता नहीं है, आप बताएं। लास्ट नाइट जो भारतीय फौज का मारा गया उसकी लाश तक आप उठा नहीं सकते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं उठा सकते थे? तो मुझे मई 6 को ये खबर आई कि लैंस नायक खड़क सिंह 12 जाट के वहाँ शहीद हो गए, उनको पाकिस्तानियों ने गोली मार दिया। तो जो एक्सप्लेनेशन दी मुझे ने कोर हेडक्वार्टर ने कि ये ऐसे नॉर्मल क्लैश हुआ LOC के ऊपर और वो लैंस नायक खड़क सिंह की मौत हो गई। तो मुझे ये चीज़ खड़की दिमाग में कि ये क्या बात है, ये लग रहा है मुझे कोई चीज़ छुपा रहे हैं। और हालत इतनी गंभीर थी कि लैंस नायक खड़क सिंह की बॉडी हमारी टेरिटरी में पड़ी थी, हम उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी अंदर आके हमारी टेरिटरी में डोमिनेट कर रहे थे। तो जब हमारा पेट्रोल लैंस नायक खड़क सिंह का गया वहाँ तुर्तुक में, ये सियाचिन ग्लेशियर के साथ लगता है, तो उन पर फायर पड़ गया
और जब हम वो लड़का मर गया हमारा, उसको हम बॉडी लेके वापस नहीं आ सके क्योंकि पाकिस्तानी फायर मार रहे थे अपनी अंदर आके हमारे से। तो ये कारगिल युद्ध की पहली कैजुअलिटी हुई है। और लोगों को ये नहीं पता होगा कि लैंस नायक खड़क सिंह का 12 जाट का जो था उसकी पेट्रोल का मिशन क्या था। तो ये सौरभ कालिया वगैरह ये कब मारे गए आपके इत्तला के मुताबिक? वो 13-14 मई को हुई है, ये 6 मई को हुई है। लैंस नायक खड़क सिंह का पेट्रोल भेजा था क्योंकि वहां आर्मी ने देखा कि 8 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर और 8 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर के नीचे उन्होंने गोला बारूद तोपें लटकाई हुई थी और वो एलओसी को पार करके तुर्तुक में फ्लाइट लेके आ रहे थे, क्रॉस करके एलसी, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर तोपें लेके गोला बारूद लेके हमारी एलसी में घुसे हुए थे। तो उसको चेक करने के लिए लैंस नायक खड़क सिंह की 12 जाट का पेट्रोल भेजा। वहां पाकिस्तानियों ने इन पर गोली मारी और उनकी बॉडी हम रिट्रीव नहीं कर सके। उनकी बॉडी फिर बाद में कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी ने चेक पॉइंट पर हैंड ओवर करी हमें। इस इंटरव्यू का मकसद ये भी है जो लोगों को पता नहीं आपके, वो भी आपने बताना है। और दूसरा, आपने कहा जनरल मुशर्रफ लाइन क्रॉस करके आए, वहाँ रहे, तो काम तो पहले ही पाक फौज ने वहाँ तैयार किया हुआ था। इसकी खबर आपकी फौज को नहीं हुई और वहाँ पर उन्होंने आपकी सियासी क़यादत को भी बेवकूफ़ बनाया। ना सिर्फ बेवकूफ़ बल्कि इसकी प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेजमेंट भी नहीं की कि लाइन के इस पार जो है वो पाक फौज के आर्मी चीफ आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये मिस्टेक आपके जर्नल्स का है, इसकी वजह ज़रा मुझे बताएं आप। थैंक यू। देखिए, जो पाकिस्तानी हैं उनकी डायरीज मिली हमें। पाकिस्तानी जो ऑफिसर थे उन्होंने किताबें लिखी हैं। मेरी अपनी बात हुई है पाकिस्तानी ऑफिसर से जो कारगिल के अंदर आए थे और वो अब रिटायर हो गए। जो उनकी डायरीज, किताबें और जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स का कहना है कि वो 1998 अक्टूबर में शुरू कर दिया था उन्होंने रेकी करनी। दिसंबर 1998 में उन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी थी, सप्लाई लेके, स्टॉक लेके, एमुनिशन लेके अक्रॉस द एलओसी। डीप बर्फ में, जो कहते हैं ना जब बहुत बर्फ पड़ी होती है, तो एनिमी दुश्मन की मूवमेंट शुरू हो गई थी। अब आप ये देख कि अगर दुश्मन 160 किलोमीटर के फ्रंटियर के ऊपर मशकों से लेके द्रास, उसके आगे काक्सर, उसके आगे बटालिक, उसके आगे चोर बटला, उसके आगे तुर्तुक, उसके आगे चनुंका, उसके आगे साउथ सियाचिन ग्लेशियर, इस पूरे फ्रंटियर पर अगर पाकिस्तानी 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 11 किलोमीटर अपनी पोस्ट बना के बैठे हैं, इतने डब्बे एमुनिशन, खाना, घी, चावल, दाल, तोपें, तो वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में तो नहीं हुआ होगा इतनी बर्फ में। ये महीने चली है इनकी मूवमेंट। अगर हम जनरल मुशर्रफ का उदाहरण लें तो जनरल मुशर्रफ हेलीकॉप्टर लेके 28 मार्च को, उनके साथ 3 जर्नैल थे, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद GOC 10 कोर जो रावलपिंडी का है, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर, पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर जिसे जनरल हेडक्वार्टर कहते हैं, मेजर जनरल जावेद हसन कमांडर FCNA जो गिलगिट बाल्टिस्तान की डिवीज़न है, जो हमारी लद्दाख की डिवीज़न को फेस करती है, उसके वो GOC थे। उसके साथ कमांडर AT ब्रिगेडियर मसूद असलम जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, एंड GSO G1 ऑप्स हेडक्वार्टर FCNA प्लस पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ जनरल मुशर्रफ। ये सारे हेलीकॉप्टर्स में आए हैं और 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रॉस करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस और एमुनिशन बेस जिसे कहते हैं वहाँ ठहरे हैं। वहाँ बड़े बड़े इन्होंने जो फाइबर ग्लास टेंट्स होते हैं इग्लू जैसे, वो सेटअप किए हुए थे। तो वहाँ जनरल मुशर्रफ आए हैं उन्होंने, और मेरे पास फोटोज़ हैं, डायरी है जिसमें ये लिखा है
कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट ने ये माना है कि जनरल मुशर्रफ आए थे। जनरल वीपी मलिक की किताब जो उन्होंने लिखी है कारगिल के युद्ध के ऊपर, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, फ्रॉम सरप्राइज टू रेकिंग, ऐसे उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि इस डायरी में जनरल मुशर्रफ 28 मार्च को LOC क्रॉस करके आए थे। और आप कहते हैं कि दिसंबर में उनकी जो फॉरवर्ड स्काउट्स जो कहते हैं, जो पहली पार्टीज आती हैं, वो शुरू हो गई थी। और जनरल मुशर्रफ के आने से पहले, क्योंकि जब चीफ जाएगा उससे पहले उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर पहले आके देखेंगे सारा, तो जनरल मुशर्रफ 28 को हैं, उससे पहले 26 को कमांडर FCA ने, जब भी आप जिक्र किया मेजर जावेद हसन, वो उससे पहले आए हैं हेलीकॉप्टर में सेम जगह पर। उनके साथ ब्रिग आर्टी, जो उनके FCNA के ब्रिगेडियर इंचार्ज ऑफ आर्टिलरी, वो उनके साथ थे। जीवा नॉप्स उनके साथ थे, और वो आके उन्होंने इंस्पेक्शन करी है, फॉरवर्ड ऑफिसर से बात करी है, ट्रूप्स का मोराल रेज किया है, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ 28 को आते हैं। और जनरल मुशर्रफ वहाँ कहते हैं कि मेरे वीर जवानों, आपने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है, आपने एक सियाचिन का बदला लिया है। 5 जगहों में हम उधर डोमिनेट कर रहे थे, 5 पोजीशन में। एक पोजीशन सबसे ईस्ट वाली ऐसी थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते, हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना, उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठा। ठीक है जी। 2 पोजीशन जो वेस्ट वाली थी, वो ऐसी थी कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो दराज के और कारगिल के कैंटोनमेंट से वो हमारे सामने नजर आ रहा था। हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी, सड़क। आप क्या समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ का मकसद यही था? और आपके मेजर मनीष भटनागर ने भारतीय फौज को जब बताया तो क्या हुआ? एक्शन एक पक्का हुई है जिसको हमने इग्नोर किया है। जनवरी फरवरी में मेजर मनीष भटनागर 5 पैरा के साउथ सियाचिन ग्लेशियर में उनकी डिप्लॉयमेंट थी। उनके सामने था 5770 माउंटेन फीचर, मीन्स कोई 18,000 फुट का। अब हमारे व्यूअर्स को ये समझना है कि जब आर्मी 0.5770 कहती है, जब 0.4812 कहती है, तो उसका मतलब 4812 इज इन मीटर्स। अगर हम उसको फुट में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 4812 15,700 फुट। अगर हम 5770 फीट में कन्वर्ट करें तो वो 18,000 19,000 फुट बन जाता है। तो मेजर भटनागर ने कहा कि मेरे को दुश्मन आ गया है और ऊपर से फायर मार रहा है मेरे पर। वो कंपनी कमांडर थे 5 पैरा के। उन्होंने अपनी सिट्रेप, जो आर्मी में होता है, आप रिपोर्ट देते हो रोज शाम को हेडक्वार्टर को, अपने बटालियन को, बटालियन ब्रिगेड को देती है। ये पाकिस्तानी आगे हैं। ये जनवरी 99 की बात है। हम कहते हैं ना कि मई में डिटेक्ट हुआ है। ये जनवरी फरवरी 99 में उनकी सिचुएशन रिपोर्ट्स गई हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन हमारा ये हमारे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि हमने उनको सप्रेस किया, इग्नोर किया, और उससे हमने असेस नहीं किया कि दुश्मन अंदर आ गया है, इसका क्या मतलब। और दूसरा जो प्रॉब्लम पड़ी, आई जस्ट कम बैक टू, कि हमने ये इंफॉर्मेशन नेबरिंग ब्रिगेड को नहीं बताई। जो 1-to-1 ब्रिगेड इन्फेंट्री, 1-to-1 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप जो था, जो पूरा द्रास, मशको और बटालियन को हैंडल करता था, हमने उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी। अगर हम उन्हें बता देते तो वो भी अलर्ट शायद हो जाते कि हरकत हो रही है दुश्मन की। तो हमने उस चीज़ को दबा लिया। मेजर मनीष की बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया और रेकी के बावजूद नज़रअंदाज किया गया भारतीय फौज की तरफ से। क्या वाकई हम इसको अब भारतीय फौज का फेलियर कह सकते हैं? क्या कहते हैं आप वकील? वो उन्होंने ये जहाँ 5770 है, ये LOC नहीं है, ये AGPL है। इसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये लाइन आपकी सियाचिन ग्लेशियर की लाइन है कि कहाँ आपका कंट्रोल है। तो जहाँ इंडिया की पोस्ट हैं उसको हम कहेंगे AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो पाकिस्तानीज ने उनकी 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियन अंडर कैप्टन तैमूर मलिक एंड 11 अदर रैंक्स, जिससे उनके जवान, उन्होंने आके AGPL के ऊपर क्रॉस करके 5770 पर
अपनी पोस्ट बना ली, उसमें उन्होंने फाइबर ग्लास हट जमा लिया, राइट। तो एक पोस्ट की यहां आ गई। 31 मार्च 1999 को हमारी आर्मी एविएशन कोर हेलीकॉप्टर जो एलओसी का सर्वे करती है कि दुश्मन एलओसी को क्रॉस नहीं कर लिया, उसने हेलीकॉप्टर के पायलट ने देखा कि मशकों में एलओसी के पास गहरी बर्फ में बूट के निशान है। और ये कब किए? मार्च 31, 1999। और ये जो है ये रिकॉर्ड पर है, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट देख ली, उसमें ये लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये इनपुट आ गया। अब इस इनपुट को हम हायर कमांड जिसे कहते हैं, जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं, डिविजनल कमांडर साहब हैं, आर्मी कमांडर साहब हैं नॉर्दर्न, उसको वो असेस कैसे करते हैं। तो उनकी ये समझ थी कि ये इस सर्दी में तो कोई आ नहीं सकता, ये कोई खच्चर खुच्चर लेके इधर उधर भटक रहा होगा, कोई गुज्जर बकरवाल इधर, तो ये ऐसे हो सकता है क्योंकि सर्दी में दुश्मन ये काम कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली उनके ये वर्ड से कि इस सर्दी में दुश्मन कैसे पागल होगा जो ऐसे काम करेगा। जनरल मुशर्रफ को पता था कि ये ऐसे ही सोचेंगे, ये ऐसी सोचेंगे। आप बिल्कुल असेसमेंट ठीक कर लिया आपने। पाकिस्तानीज ने हमारी माइंडसेट को अच्छी तरह समझ लिया था। जनरल मुशर्रफ ने ऐसे ही सोचा था कि भारतीय फौज ऐसे ही सोचेगी, तो पाक फौज ने भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, इसका मतलब है। और पाकिस्तान को इस बात की भी खबर थी, इसलिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। फिर इसके बाद पाकिस्तान कहाँ तक आ गया था। आप वहाँ थे तो आपने सबसे पहले क्या कवर किया? आप दिन में चले थे या रात में? तो इसके लिए हम अगर इसको गहराई से समझें तो हम ये कहेंगे कि हमारे को इंडिकेटर्स थे, लेकिन हमने उन इंडिकेटर्स को ठीक से समझा नहीं। इसे कहते हैं हमने एक करेक्ट लार्जर पिक्चर नहीं बनाई। अगर मेरे घर में एक दिन रात को कोई खिड़की की आवाज़ आती तोड़ने की, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं खास, ये कोई बिल्ली आई होगी, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, उसको मैं जाके चेक नहीं करता ठीक से। 3 दिन के बाद चोर अंदर आ जाता है उसी खिड़की से, तो मैं सरप्राइज तो हो गया, लेकिन मुझे वार्निंग मिली थी। पर मैंने रात को उठ के या सुबह उठ के एफर्ट नहीं करी कि मैं जाके चेक करूं कि मेरी खिड़की में आवाज़ क्यों आई रात को। मैंने बोला बिल्ली होगी, ये होगा, हवा से खटखट आ गया। तो ये मैं कहता हूँ एक फेलियर ऑफ हमारी जनरलशिप थी कि एट द स्ट्रैटेजिक लेवल हम एनिमी की इंटेंशन को ठीक से परख नहीं पाए। एनिमी हमारे को 1980 से कारगिल सेक्टर में टेस्ट कर रहा था। जब सियाचिन हुआ तो हमारी उस टाइम आर्मी के हायर कमांड में बहुत अकल थी। उन्होंने कहा हमने सियाचिन ग्लेशियर ले लिया पाकिस्तान से, अब ये कारगिल में हमला करेंगे। इस कारण हमने एक न्यू डिवीजन रेज करी, जिसे हम कहते हैं 28 इन्फेंट्री डिवीजन, न्यू फॉर्मेशन। उसके अंदर 3 ब्रिगेड, 9 बटालियन प्लस आर्टिलरी सपोर्ट, इंजीनियर सपोर्ट सब होता है क्योंकि माउंटेन्स में है। और उसको हमने कारगिल में लगा दिया और उसका एक ही ड्यूटी थी कि हम पूरे कारगिल पर निगरानी रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम हमला भी कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तानी हरकत करे एलओसी के अक्रॉस, जैसे इन्होंने कारगिल में 1999 में किया, तो हमारी पूरी डिवीज़न वहाँ तैयार है। तो वो हरकत नहीं करी उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब कश्मीर में टेररिज्म शुरू हुआ 1989 के बाद, तो इन्फिल्ट्रेशन एलओसी से कश्मीर में बहुत शुरू हो गई। तो हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर था, उन्होंने कहा कि लद्दाख में कुछ खास नहीं हो रहा, डॉर्मेंट सा सेक्टर है। 28 इन्फेंट्री डिवीज़न को हमने कारगिल से उठा के कुपवारा में भेज दिया, क्योंकि कुपवारा पर एलओसी लगती है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत होती है। तो उसकी हमने टास्किंग कर दी कि कुपवारा में आप जाके बैठिए और घुसपैठियों को मारिए और टेररिज्म को वहाँ रोकिए। और ये मूवमेंट कब हुई? हाँ, ये 1991 में ये मूवमेंट हुई, 28 इन्फेंट्री डिवीजन। रिएक्शन था बहुत तगड़ा आ रहा। अब क्या हुआ कि कारगिल में एक वैक्यूम आ गया, एक गैप बन गया। 1997 में 1997 में जो लद्दाख की रिजर्व ब्रिगेड थी, 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड,
उसको हमने लद्दाख से निकाल के कश्मीर में भेज दिया टेररिज्म, ये जिहादियों को मारने के लिए। अब देखिए कि हमारा आर्मी हेडक्वार्टर्स का माइंडसेट क्या है कि इतने बड़े लद्दाख के एरिया को जो विंटर में कट ऑफ हो जाता है बर्फ से, 6 महीने बंद रहता है, हम उसको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने उसमें अपनी फौज की स्ट्रेंथ इतनी घट कर दी। जैसे आज हमने जम्मू में से डिवीजन उठा के 2020 में गलवान की लड़ाई के बाद और लद्दाख भेज दी, उसके उधमपुर रियासी की थी, वो उधमपुर रियासी की डिप्लॉयमेंट थी, और वो गैप बन गया, एक वैक्यूम बन गया, और उसमें आके टेररिस्ट बैठ गए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जम्मू में टेररिज्म है, क्योंकि गैप क्रिएट हो गया। सेम वे हमने लद्दाख में एक गैप छोड़ दिया बहुत बड़ा। उसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये हुआ कि दुश्मन समझ गया कि इंडियन आर्मी लद्दाख को लो प्रायोरिटी पर कंसिडर करती है। जैसे आपने अभी कहा ना, असेसमेंट की आपने, कि दुश्मन समझ गया कि इनका माइंडसेट ये है कि ये इनकी निगरानी नहीं है यहाँ पे, और पाक फौज इसी मौके का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल। अब कहानी इसमें हिस्ट्री है इसकी। ये क्या कर रहे थे पाकिस्तानी, इन्होंने जानबूझ के कारगिल को ठंडा रखा, जिसे कहते हैं डोरमेंट, और अपने पेट्रोल भेजते थे कि इंडियन रिस्पांस क्या होगा। 1988 में 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री शकमा सेक्टर से इंट्रूड करके कारगिल और काक्सर के बीच में आके बैठ गई 1988। अनडिटेक्टेड, किसी को पता नहीं चला, वापस चले गई। 1997 में पाकिस्तानी आर्मी पेट्रोल बटालिक में एलओसी क्रॉस करके याल्डोर नाले तक पहुंच गया। ये सारी रिकॉर्ड पर चीजें हैं। पाकिस्तान कितना अंदर आ गया? ये याल्डोर में कोई 8-9 किलोमीटर नीचे है, और उनकी डिटेक्शन हुई बाय ताशी नामग्याल, जो सेम शेपर्ड था जिसने मई 3 को 1999 में पहली डिटेक्शन करी बटालिक में, जो बटालिक सेक्टर के लिए ताशी नामग्याल। ताशी ने ही 2 साल पहले अगस्त 97 में आर्मी को बताया कि पाकिस्तानी आर्मी पेट्रोल याल्डोर में आया हुआ है। तो उसके बाद क्या किया कि उसने आर्मी कमांड, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस पद्मनाभन होते थे, जो बाद में आर्मी चीफ रहे। उन्होंने याल्डोर पर एक पेट्रोल बेस बनाने की ऑर्डर दिए कि यहां पाकिस्तानी आ रहे हैं। लेकिन अगले साल मींस 1998 में पाकिस्तानी नहीं आए, तो वो पेट्रोल बेस उठा दिया हमने, और 1999 में पाकिस्तानी याल्डोर में बहुत बड़ी संख्या में आके बैठ गए। 11 किलोमीटर अंदर आके बैठ गए। इतने डीप आ गए थे कि दे वर ऑलमोस्ट ऑन दी हाईवे रनिंग अलोंग दी इंडस रिवर। उनका आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर 3 पंजाब का जो हेडक्वार्टर था बटालियन का, बटालिक में इंडस पर, उसको ऑब्जर्व करके पाकिस्तानी आर्टिलरी के गोले गिरवा रहा था उस हेडक्वार्टर पर। ये मई 9 की बात है, जब 1999 जब पाकिस्तानी आर्टिलरी ने 3 पंजाब के हेडक्वार्टर को डायरेक्ट हिट मारी। कारगिल शुरू हुआ 1999 मई में, तो हमने कश्मीर से 8 माउंटेन डिव को उठा के कारगिल भेज दिया द्रास मशकों के लिए। उससे क्या हुआ कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म वाली जो ग्रिड थी कश्मीर वैली में, उसमें गैप्स आ गए, और उन गैप्स में बहुत हैवी अटैक्स शुरू हो गए फिदायीन के। आपको याद होगा कि जो फिदायीन अटैक्स शुरू हुए थे वो कारगिल युद्ध के टाइम पर शुरू हुए थे, और वो 6 साल चले थे। उसमें उन्होंने फिदायीन ने कश्मीर असेंबली पर अटैक किया, कितने लोग मरे थे उसमें, कश्मीर में कितने फिदायीन अटैक हुए, तो वो गैप्स एक्सप्लॉइट करके। तो हमें एक बात समझनी है कि हमारे जो सारे हिमालय के जो पर्वत हैं, जो माउंटेन्स हैं, उन पर जो बॉर्डर है वो अनसेटल्ड बॉर्डर है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, और दुश्मन बार बार उस पर हमला कर रहा है। दुश्मन अब पंजाब में हमला नहीं कर रहा, दुश्मन गुजरात राजस्थान में नहीं कर रहा, प्लेन्स में, दुश्मन पहाड़ों में कर रहा है, जहां बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। चाहे आप कारगिल ले लिए 1999, चाहे LAC 2020 में ले लीजिए, चाहे टेररिज्म जो आ रही है
जम्मू में माउंटेन्स में, ये माउंटेन्स में हमारे को चैलेंज आ रहा है। तो हमें ये कारगिल, गलवान, आज जम्मू में जो हो रहा है, हमें ये समझ के चलना है कि अगर आपको कुछ साल शांति आती है तो हमने ये नहीं मान के चलना कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो आप वहाँ पर कब गए, सुबह में गए या दिन में गए और किस वक्त? जुलाई 1, 1999 में 18 गढ़वाल राइफल्स के मेजर कुलानंद शर्मा और 15 उनके गढ़वाली लड़कों के साथ, जिनके साथ LMG और AK राइफल्स थी, हम चढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे वो ऊपर चढ़े तोलोनिंग नाले में, चढ़ते चढ़ते गए तो पाकिस्तान की जो आर्टिलरी का ऑफिसर था वो बिल्कुल हमारे ऊपर बैठा था, 260 पर। आर्टिलरी का जो 43 किलो का तो बोफोर्स का शेल है जो फटता है। फटता कैसे है? फट के वो उसके स्प्रिंटर बनते हैं, लोहे के स्प्रिंटर। जब फटता है वो शार्प होता है, वो आएगा तो आपकी आर्म पूरी जाएगी, आपका सिर ऐसे जाएगा। 80% ऑफ कैजुअलिटीज इन कारगिल वॉर ऑन बोथ साइड वर आर्टिलरी शेलिंग, नॉट स्मॉल आर्म्स फायर। तो वो हमको फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, कभी यहाँ मारे कभी वहाँ मारे। तो मेरे को अब पत्थरों के नीचे कभी घुसना पड़े, कभी जो पहाड़ था उसकी साइड लेके खड़ा होना पड़े। तो ये हम बिल्कुल वहाँ फंस गए क्योंकि हम डायरेक्ट साइट में थे। तो ये घंटा हमारे पर शेलिंग चढ़ती रही। हम क्या कर रहे थे, ईच शेल जब फायर होता है उसमें एक इंटरवल आता है, जैसे एक गोला मारा उसके बाद कुछ मिनट के बाद दूसरा गोला आएगा। तो उस 2-3 मिनट में हम नीचे ऐसे बैठ के ऊपर चढ़ते थे। उससे कहते हैं क्रॉल एंड मूव, चढ़ते रहना, क्योंकि अगर आप बॉक डाउन हो गए तो फिर तो आप फंस गए। तो 2 इंटरवल है, आप फटाफट 2-3 मिनट में आगे ऊपर चढ़ो, फिर जाके छुप जाओ, फिर दूसरा गोला आएगा और वो देख रहा आपको कि आप कहाँ जा रहे हो। वो अपनी बंदूकों को कह रहा है कि अब ये गोला 100 गज ऊपर मारो। वो बैठा था ऊपर 5060 पर, दैट मीन वो बैठा था कोई 16,000 फुट के ऊपर। हम चढ़ रहे थे तो हम होंगे कोई 13-14,000 फुट के पास। फिर क्रॉल एंड मूव करके हम बच गए। एनीवे, अच्छा, आपके किसी अफसर या सिपाही को कारगिल जंग में कोई मेडल क्यों ना मिला? जैसे आपका नायक दगिंदर कुमार को नहीं मिला, और ऐसे बहुत से भारतीय फौजी हैं आपके, यानी ये आपके जर्नैलों का ब्लंडर है। अच्छा, आपकी सियासी क़यादत भी इस ब्लंडर में शामिल थी या आपकी फ़ौज ने उनको भी गुमराह किया? देखिए, पहला पॉइंट तो हम ये नोट करेंगे कि हर युद्ध में सैकड़ों सोल्जर अफसर लड़ते हैं, हर को मेडल नहीं मिल सकता, कोई फौज नहीं दे सकती। अगर हम उसको समझ लें, यस, लेकिन उसके बाद अगर हम जब मेडल, गैलेंट्री मेडल देते हैं तो हमें ये देखना है कि हम एज फेयरली एज पॉसिबल हम उनको सिलेक्ट करें। कारगिल युद्ध में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारी सुई जो है ना वो 2-3 नामों पर ही अटकी हुई है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लोग सोचेंगे कि मैं, तो वो 1-2 बैटल्स, 1-2 नाम उनकी बस हम कह के हम कहानी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, क्या ये बात भी सच है कि आपकी एयरफोर्स को गलत बताया गया, धोखे में रखा आपके उन जर्नैलों ने? राइट। हमारे तो इतने अफसर थे, इतने जवान थे जिन्होंने इतनी वीरता के साथ लड़ाई करी। सिर में गोली लगी, 4-4 गोलियां लगी, फिर भी बंकर पर हमला करते रहे। उनको सेना मेडल तक नहीं मिला। जैसे आपका नायक दगिंदर सिंह, दगिंदर को कुपवारा में 1993 में सेना मेडल मिला था टेररिस्ट मारने के लिए। मैं आपको क्या बताऊं कि कहानियां ऐसी हैं हमारे वीर जवानों की जिनको कोई जानता भी नहीं है, इतने लड़के थे। कैप्टन अमित भारद्वाज फोर्ट जाट के, जो बजरंग पोस्ट पर हमला किया था इन्होंने, जो पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर ली थी, उनकी बॉडी 2 महीने पड़ी रही वहाँ, अलॉन्ग विद हवलदार राजवीर सिंह, फोर्ट जाट के 2 महीने बॉडी पड़ी नहीं उनकी, उनको कोई मेडल नहीं, कुछ। कैप्टन सौरभ कालिया, फोर्ट जाट के, जो बजरंग पर मरे थे। हमारे बहुत ही वीर जवानों ने, यंग अफसर ने, कमांडिंग अफसर्स ने इतनी देश की सेवा करी है, अपना खून बहाया है। और मैं तो कहूँगा अपने देश के वासियों में, चलो उनको गैलेंट्री मेडल नहीं मिला पर उनको याद करो। परमवीर चक्र का नहीं है उनके पास, वो टीवी पर नहीं आते। हर कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई पर उन पर टीवी पर प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन वो भी उनकी जो कारगिल युद्ध में लड़ाई उन्होंने करी वो किसी से घट नहीं थी।
अच्छा, क्या उन जर्नैलों को आपके हुकूमत ने सज़ा दी बाद में, जो इसमें ब्लंडर जिनका हुआ है? और क्या आप उन जर्नैलों के जिनके आप नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपके यहाँ पर विलन का किरदार अदा किया? उसमें दो फैक्टर्स हैं जो मैं टच करूंगा। पहला फैक्टर तो था कि वो युद्ध के शुरू में ही मैंने ये कहा था, मैंने लेख भी लिखा था कि ये इतने बड़े एरिया में पाकिस्तानी आए कैसे हैं, ये हमारा ब्लंडर है और ये आर्मी का ब्लंडर है, मैंने लिखा था। दूसरा फैक्टर ये था कि जो हमारे जर्नैल ऑर्डर दे रहे थे हमारे जवानों को और अफसरों को जो ऊपर जा रहे थे, जर्नैल कह रहे थे कि चोटियों के ऊपर 8 या 9 गुजर बैठे हैं एक चोटी पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी सेना आके बैठ गई है पूरी डिफेंस लगा के। उन्होंने कहा 8-9 गुजर इस चोटी पर बैठे हैं, 8-9 यहां बैठे हैं, 8-10 वहां बैठे हैं, तो आप चढ़ जाओ और उनको, अगर वो आपको देख के भागेंगे नहीं तो मार के नीचे ले आना बोरियों में डाल के। तो कहने का ये मतलब है कि हमने जो अपने ट्रूप्स को असेसमेंट दी दुश्मन की, वो बहुत ही वीक असेसमेंट दी। मतलब ब्लंडर है ना? तो वही तो है ना, क्योंकि जब हमारे ट्रूप्स ने बोला, ऑर्डर मिला कि 8-9 जिहादी से बैठे हुए हैं, तो जब वो चढ़े गए, चलो आओ तो ईजी है, कश्मीरी में रोज़ ही करते हैं जिहादी मारने, जो नॉन मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले हैं, रोज़ ही मारते हैं, बैठे होंगे मार लेंगे। पर जब ये चढ़ते चढ़ते ऊपर गए तो इतना ज़्यादा फायर आया, तोप के गोले गिरे इनके ऊपर, तो ये टेररिस्ट तो हो नहीं सकते, ये जिहादी तो हो नहीं सकते, इतना फायर कौन मारेगा? मशीन गन 10 जगह से मशीन गनें फायर हो रही हैं, तोप के गोले सिर पर गिर रहे हैं इनके, ग्रेनेड गिर रहे हैं इन पर, आरपीजी मार रहे हैं इन पर। तो उन्होंने कहा अपने जर्नैलों को, हमारे यंग अफसर जो थे, कि सर ये जिहादी टेररिस्ट मिलिटेंट नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं। हमारे जर्नैल मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते आप बुज़दिल हो, आप अटैक करने से घबरा रहे हो, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हो। आपको ये पता है कि कैप्टन मनोज पांडे, जो परमवीर चक्र दिया गया था उनको, जो शहीद हो गए थे, उनको ऐसी अटैक में भेजा था। तो उन्होंने रात को कहा था, सर हम इस अटैक में जाएंगे तो 0% चांस है सक्सेस का, और मेरे 40-50 लड़के मर जाएंगे, कैजुअल्टी हो जाएगी। पर जर्नैल मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं ये बुज़दिल बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ट्रूप्स को ठीक इंटेलिजेंस नहीं दी हमारे जर्नैलों ने कि ऊपर एक्चुअली दुश्मन क्या है। आपके जर्नैलों को पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी मिसगाइड किया आपकी फोर्सेस को। उनको पता चल गया था। फिर क्यों ऐसा बोला? भी पता चल गया था, लेकिन वो इस चीज को फटाफट खत्म करना चाह रहे थे कि फटाफट इनको जो भी आया उसको मारो, धकेलो और ये बात खत्म हो जाए, क्योंकि ब्लेम जनरल्स पर आ रही थी कि आपने इतने बड़े एरिया में अलाउ कर दिया इनको अंदर आने के लिए। तो वो चाह रहे थे बिफोर कोई ज़्यादा बात बाहर निकले, हम इनको ख़त्म करने। जॉर्ज फर्नांडिस ने, आपको याद होगा, 11 मई 1999 जैसे युद्ध शुरू हुआ था, एक स्टेटमेंट दी थी, सारी दुनिया को बताया था, कह रहे थे 48 घंटे में हम इनको बाहर कर देंगे। आपको याद है वो? तो उसका क्या मतलब? उनको जर्नैलों ने कहा था कि हम 48 घंटे में साफ कर देंगे। That's why they build a pressure on them कि फटाफट करो। और लगे कितने हमारे? 26 जुलाई तक हम लड़ते रहे। 11 मई को कह रहे हैं 48 घंटे, एक्चुअली लड़ाई चली 26 जुलाई तक। फिर तो ये बात सही हुई ना कि आपके जर्नैलों का ये ब्लंडर था और वो उन्होंने आपकी फोर्सेस को भी मिसगाइड किया, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिसगाइड किया। यानी कि अगर वाजपेयी हुकूमत को ये पता था तो उन्होंने शायद इस चीज़ को छुपाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए अपनी आवाम को भी धोखे में रखा। ना आपके जर्नैलों ने आपकी फोर्सेस को और आपकी सियासी क़यादत ने आपकी आवाम को भी कारगिल के बारे में बिल्कुल ही नाइल्म रखा। यही बात है। प्रेशर जर्नैलों ने डाला है। पहले तो इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफिंग ही नहीं ठीक दी, इसलिए तो फर्नांडिस ने कहा 48 घंटे। मिसलीड किया ना दोनों जगह। yes. यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ उन्होंने मिसलीड किया, ऊपर भी और नीचे भी।
और एयरफोर्स को भी मिसलीड करते थे। एयरफोर्स को भी इन्होंने पूरा बताया नहीं कि एक्चुअली क्या खतरा। और ये एयर मार्शल टिपनिस जो एयर चीफ थे, एयर मार्शल नाना मेनन जो एयर ऑफिसर कमांडिंग जम्मू कश्मीर थे ड्यूरिंग कारगिल, उन्होंने पूरा लिखा है इसके ऊपर कि हमें पूरी बात आर्मी बता ही नहीं रही थी। सो आपका जो सवाल है कि प्रेशर किसने डाला हमारे जवानों पर और यंग ऑफिसर पर, वो ज़्यादा प्रेशर हमारे जर्नैलों से आया, क्योंकि एम्बेरसमेंट हमारी जर्नैलों की थी। उन जर्नैलों को कोई सज़ा हुई बाद में? उनको कोई पनिशमेंट नहीं किया, उनको सबको बड़े बड़े अवार्ड मिले, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। जनरल कृष्ण पाल कोर कमांडर को गॉट उत्तम युद्ध सेवा मेडल, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. खन्ना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. विज जो बाद में चीफ हुए थे, उत्तम, आई थिंक उनको भी उत्तम युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल बुधवार GOC 3 डिवीजन, जिनके अंडर सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और इनका सारा एरिया में पाकिस्तानी ने इन्वेड किया। जनरल बुधवार थे जो डायरेक्ट ऑफिसर, उनको इन्होंने सैक नहीं किया, उसको इन्होंने बख्श दिया। उनको भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उनके डिवीजन के 2 ब्रिगेड्स में इतनी बड़ी पाकिस्तानी घुसपैठियाँ हुई, 121 ब्रिगेड एंड 102 ब्रिगेड, वो जनरल बुधवार के ब्रिगेड थे, उनके अंडर थे। ये आपने जिन जर्नैलों के नाम लिए हैं, क्या यही मेन विलन हैं आपके कारगिल वॉर में, जिन्होंने आपकी सियासी क़यादत और आपकी फोर्सेस को मिसलीड किया, मिसगाइड किया कारगिल इशू पे? विलन्स तो नहीं मैं कहूँगा, वो तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक अलग किस्म की आ जाती है, पर मैं कहूँगा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव बीन फिक्स्ड ऑन देम। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हुई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हुई? इलेक्शन जीतने के लिए किया गया ये? आपको याद होगा कि उस टाइम वाजपेयी गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्शंस फेस कर रही थी। कारगिल को ये बनाना चाहते थे एक बिग विक्ट्री कि हमने इनको बाहर निकाल दिया। अगर अब हम जर्नैलों पर एक्शन लेते और उनको हम रिमूव करते कमांड से, जिसे कहते हैं सैक द जनरल्स, तो फिर लोगों ने ये पूछना था कि ये जीत किसकी है, ये विक्ट्री क्या हुई। एक साइड हम कह रहे हैं ये विक्ट्री हुई भारत की सेना की, दूसरी साइड हम जर्नैलों को टर्मिनेट कर रहे हैं या सैक कर रहे हैं या उन पर एक्शन ले रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। यानी 1962 की जंग की तरह चीन के खिलाफ भी आपने झूठी जीत दिखाई वहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर हुआ। तब आता उसने, यानी कि वहाँ पर भी आपकी सियासी क़यादत की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो है वो निकम्मे जर्नैल वहाँ पे मौजूद थे जिनको आप सैक करना नहीं चाहते थे। छींटे आप पर पड़ेंगी। आप लोगों को कैसे जाके कहोगे कि कारगिल बहुत ग्रेट विक्ट्री है? अगर आप जर्नैलों को रिमूव करोगे तो फिर तो कोई सवाल ये आता है कि जर्नैलों ने इतने बड़े एरिया में 160 किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तान 11 किलोमीटर अंदर आके कैसे बैठा? आप सो रहे थे उस टाइम। आपने वहाँ LOC के ऊपर अपनी जो सेना के पेट्रोल होते हैं जो LC पर चलते हैं, LOC पर चलते हैं और देखते हैं कोई अंदर तो नहीं आ रहा सर्दियों में, आपने वो क्यों नहीं भेजे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपने हेलीकॉप्टर ज़्यादा क्यों नहीं ऊपर से फ्लाई करवाते थे चेक करने के लिए? क्या हेलीकॉप्टर वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे? कोई आपके VIP लेके घूम रहे थे? अच्छा, कारगिल जंग के अंदर जो है ब्लेम आपकी सियासी क़यादत पर आता है, आपकी एयरफोर्स पर आता है, आपकी आर्मी पर आता है। उन्होंने एक दूसरे को मिसगाइड किया, सही से बात का पता नहीं था। यहाँ पे आपकी एयरफोर्स भी फेल हो गई और बाकायदा उसको इन्वॉल्व किया गया। यहाँ पे चीज़ ये है कि बहुत प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया, जैसे आपने कहा। तो फिर यहाँ पर तो सारी चीज़ें फेल हो गई, तो फिर यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए क्यों इन्वॉल्व किया गया बाद में आपकी एयरफोर्स को, और ये तमाम चीज़ें की, और यहाँ तक कि नेवी को भी आपके इन्वॉल्व किया गया? नहीं, IAF ऑपरेट कर सकती थी, पर उनकी लिमिटेड इफेक्ट था IAF का, क्योंकि IAF ने कभी ऐसे युद्ध के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था कि 16,000 फुट के ऊपर एक छोटे से बंकर में, उस हाइट के ऊपर से आप ऐसे ड्रॉप करोगे पिन पॉइंट के, बंकर में जाके घुस जाएगा। दे हैड नेवर प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर लाइक दिस। दूसरा, अब ये क्रिटिकल फैक्टर है, जो पाकिस्तानी रिजेस आती हैं जो ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी जिस पर ये बैठे थे, वो रन करती हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे आती हैं। तो पाकिस्तानी ऐसे बैठे थे, करना था LOC को क्रॉस करके जो पाकिस्तानी के हम पीछे आ जाते। तो पहले तो उनकी सप्लाई लाइन कट होगी, वो अपने गोला बारूद खाना नहीं भेज सकते थे,
क्योंकि हमने एलसी से पीछे काट दिया उनको। दूसरा, पाकिस्तानी पीछे भागेंगे तो हम पीछे बैठे हुए, पर वो हमें अलाउ नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या चारा रह गया कि सीधा पहाड़ी ऐसे चढ़ो और दुश्मन ऊपर बैठा, फ्रंटल अटैक। अच्छा, भारतीय फौज के कुछ ऐसे अफसरान भी थे जो कारगिल जंग से भाग गए थे, क्या आप उनके नाम बताना चाहेंगे? इस जो गोली चलती है ना, तो अच्छे अच्छे आदमियों की नीयत बदल जाती है। उनको याद आती मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरा घर, वो फिर बहाना ढूंढते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे जवान थे, कुछ ऐसे भी हमारे अफसर थे, नाम बताएं आप। तो युद्ध में भाग गए। मैं उनका अफसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसे कुछ काफ़ी थे। वो 2 राजपुताना राइफल्स के अफसर थे जिस बटालियन ने बहुत बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करी। उनके 4 अफसर मरे थे टाटू राजरिफ के, 4 अफसर। ये अफसर, मेजर रैंक अफसर, ये कहता सर मैं अटैक में नहीं जा सकता। तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला क्यों? कहता सर मैं ना बाथरूम में गिर गया था, मेरा गोडा नहीं चलता। कमांडिंग ऑफिसर जान गया कि झूठ बोल रहा है। फिर उसका मेडिकल बोर्ड बैठाया, बोर्ड कहता ये तो झूठ बोल रहा है। युद्ध के बाद कोर्ट मार्शल हुआ उस अफसर का जो मेजर था, और उसको सर्विस से डिसमिस किया। ऐसे थे हमारे अफसर कुछ, और कुछ जवान जो क्या करते थे, पानी में साबुन घोल देते थे। पानी में अगर आप साबुन घोल दो और पी लो तो आपको गश्तें लग जाएंगी। तो कह दे हमारे तो गश्तें लगी, हम अटैक में नहीं जा सकते। अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, जो फील्ड हॉस्पिटल था जो युद्ध के मैदान में। तो मैं कहता हूँ जिन हमारे लड़कों ने ऐसे हरकतें नहीं करी और अपनी छाती खुली करके गोलियों को फेस किया, उनको हमें सब सलूट करना है। क्योंकि ऐसे भी तो थे जो भाग्य थे, जो घर बैठे हैं और अपनी जान बचा के। अच्छा, ये विक्रम जी साहब ये बताएं, भागने वालों की तो बात हो गई आपने भी तो एक पाक फौज के ऑफिसर पर कहानी लिखी थी, वो क्या है, जरा उसके बारे में कुछ बताएं हमें। पाकिस्तानी अफसर पर एक स्टोरी लिखी थी कि युद्ध उसने कैसे देखा। उस पाकिस्तानी अफसर के सारे लड़के, वो 5140 है जहाँ विक्रम बत्रा को पहला परमवीर चक्र का साइटेशन मिला था, 1920 जून की रात को लड़ाई हुई थी। तो उस पाकिस्तानी अफसर, वो कैप्टन था, उसके या तो लड़के वूंडेड हो गए या मर गए। तो वो अकेला हमारे ट्रूप्स जो चढ़ रहे थे उन पर आरपीजी मार रहा था। उसका नाम था कैप्टन रोमेल अक्रम। रोमेल आपको याद होगा, जर्मन आर्मी का बहुत फेमस जनरल था। तो ये जो पाकिस्तानी ऑफिसर रोमेल अक्रम है, इसका ग्रैंडफादर वर्ल्ड वॉर 2 में रोमेल के खिलाफ लड़ा था। अच्छा। तो वो रोमेल के साथ इतना इम्प्रेस हुआ कि जब इसका ये ग्रैंडसन हुआ सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के, उसने बोला मेरा जो पोता है उसको मैं रोमेल नाम रखूँगा। तो उसने उसका नाम रखा रोमेल। तो अब रोमेल अक्रम, कैप्टन रोमेल अक्रम जो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, जब वो लड़ रहे थे ऊपर, तो हमारे इंडियन स्नाइपर ने पहली गोली फायर करी इन पर। तो वो गोली इनके सिर के ऊपर से जाके पत्थर पर लगी, और वही बात हुई, पत्थर पर लग के रिकोशेट मारी और पत्थर टूटा, और पत्थर जाके पत्थर के जो स्प्लिंटर थे उनके सारे माथे पर लगे और माथा फट गया। तो इन्होंने फटाफट वापस बंकर में गए, पट्टियाँ पुट्टी लगाई, फिर वापस आए, फिर आरपीजी लेके फिर फायर मारा। अकेले हो रह गए थे अभी 1 या 2 बंदे और। तब हमारे जो इंडियन स्नाइपर था उसने फिर पक्का निशाना लगाया, और वो जो स्नाइपर की गोली उनकी यहाँ से एंटर करी, आँख के नीचे से गई, यहाँ से पूरे फेस में से निकल गए और कान में से निकल के बाहर। तो ये एकदम गिर गया, क्योंकि स्नाइपर जो राउंड होता है, बुलेट होती है, बड़ी हैवी बुलेट होती है, उसके बहुत इम्पैक्ट होता है। वो गिर गया एकदम, और खून ही खून, मुंह से खून, नाक से खून। इस बंदे में हिम्मत थी, इसने फटाफट फील्ड ड्रेसिंग अपने आप पर लगाई और फिर कोशिश करी मैं फिर आरपीजी मारूं, पर वो अब इतना बुरी जो वूंड हुआ वो गिर गया। तो इसको पट्टियाँ, मेरे पास फोटो है उसकी, जब पट्टियाँ इमीडिएटली आफ्टर बैटल, तो ये वापस इसको लाइंस ले गई, और ये डॉक्टर कहते हैं तो मर गया, ही कांट बी सेव्ड। पर इसमें विलपार थी, ये बच गया। आज भी उसकी लेफ्ट साइड ऑफ द फेस जो है ना, इतना बड़ा यहाँ परमानेंट निशान है, इतना बड़ा निशान, वो युद्ध का निशान है उसका।
तो बहादुरी तो दोनों साइड्स में थी, जो हमारे यंग अफसर अब जवान। आखिर में जब पूछा गया कि इससे आप या भारत ने क्या सीखा, तो जवाब सुने, अपने मुल्क को खतरे से आगाह कर दिया विक्रमजीत सिंह ने। देखिए, इसके 2-3 बड़े ही क्लियर लेसन्स हैं और बड़े ब्रीफली मैं आपको समझा सकता हूँ। जो मेरी ओपिनियन है वो एक है कि माउंटेन्स में जहाँ हमारी दुश्मन दो बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ शांत हो गया, ये सेक्टर डोरमेंट है। हमको वहाँ ट्रुप्स मेंटेन करने चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। नंबर 2, अगर हमारे पर पाकिस्तान या चाइना LOC या LAC क्रॉस करके हमला करता है तो हमें उल्टा उनकी LOC और LAC क्रॉस करके कब्जा करना है। तभी दुश्मन जानेगा कि अगर हम ऐसे हरकतें करेंगे तो हमें भी महंगा पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो दुश्मन और आगे आगे बढ़ता रहेगा। इंडिया को जो स्ट्रैटेजिक चैलेंज पड़ेगा फ्यूचर में, वो पड़ेगा माउंटेन्स में, वेदर बाय वे ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर, जो गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, या कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे कारगिल या ईस्टर्न लद्दाख में जो PLA ने इंट्रूजन्स करी हैं। तो हमें अपने माउंटेन्स में पूरी अटेंशन देनी है, नहीं तो हमें इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 2 दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिनर्जाइज कर रहे हैं, एट द ऑपरेशनल लेवल, एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। अगर आप देखो जम्मू में, तो चाइना का हाथ जम्मू में तक पहुंचा हुआ है। उनकी जो बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके रेडियो सेट्स जो यूज़ कर रहे हैं, उनके जो ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, और LOC पर चाइना उनको स्ट्रेंथन कर रही है, चाइना उनके बंकर्स बना रही है, चाइना उनके ऑप्टिक फाइबर ले कर रही है LOC पर। चाइनीज़ हॉविट्सर 155 मिलीमीटर टोड हॉविट्सर्स आ गए हैं LOC पर पाकिस्तान के लिए। 2 फ्रंट की वजह से आपको अब खतरा लाक है, ऐसे ही? यस विक्रमजीत साहब, आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आपने लोगों को आगाह किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके वीडियो सारे देखता हूँ और आई होप कि आपकी जो इतनी वाइड व्यूअरशिप है, इतने लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके मिलिट्री अफेयर्स पर आप इतना दिलचस्पी रखते हैं, तो आई होप ये वीडियो और ये जो हमने बातें आज कही हैं, इनको वो पसंद करें और इनको अप्रिशिएट करें और ऑब्जॉर्व करें। नाज़रीन, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कारगिल जंग में पाकिस्तान फ़ौज ने जो बहादुरी और आला मिसाल कायम की, उससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की जीत हुई इस जंग में। तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये बात बाकायदा तौर पर तस्लीम की जा चुकी है कि पाकिस्तान अफवाज ने कारगिल जंग में, जो दुनिया की सबसे आला तरीन पाई की जंग मानी जाती है, उसमें पाकिस्तान की फतह जो है वो अब तस्लीम कर ली गई है, उस पर यकीन कर लिया गया है और उसको मान लिया गया है। नाज़रीन, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने तासुरात से आगाह करेंगे। इंशाल्लाह हम इस तरह की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। तब तक के लिए मेहदी हसन को इजाज़त दें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।